लगारी साहब, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी। आपको लगता है लोग इतनी एहतियात कर सकेंगे जितनी कोरोना के लिए करनी चाहिए? दो सूरतें हैं। एक तो ये कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी और लोग अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने बहनों भाइयों को, अपने अजीज़ व अकारिब को, अपने साथ रहने वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को, अपने हजूम में मौजूद लोगों को भी बचाएं और अपने आप को भी बचाएं। दूसरी सूरत यह है कि वो एहतियात इख्तियार नहीं करेंगे तो फिर अमवात होंगी, और इस तरह की माजी में बड़ी अमवात हो चुकी हैं। 14वीं सदी में बहुत अमवात हुई हैं। यूरोप का जो है तकरीबन 1/3 तक ख़त्म हो चुका था। दुनिया की आबादी बहुत कम रह गई थी, यानी कि लगभग आधे आबादी के करीब दुनिया की आबादी ख़त्म हुई थी। इस तरह से बार बार ये मुख्तलिफ़ किस्म के नए वायरसेस आते रहे हैं। अभी पिछली सदी के इन्हीं बरसों में 18, 19, 20 में जो है वो एक वायरस आया था जिससे बड़ी तबाही फैली थी और बड़े बड़े लोग, यानी इस रीजन में, हमारे रीजन में अभी आबादी उसकी 35 करोड़ भी नहीं हुई थी कि 1.5 करोड़ से ज़ायद इंसान इसी बड़े सग़ीर में ही मौत का शिकार हुए थे। और 1.5 करोड़ इंसान मुंह से निकाल देना बड़ी बात है, लेकिन ये कि बड़ी बात नहीं है। लेकिन लगता है, अब सोचें तो सही कि 1.5 करोड़ इंसानों का क्या मतलब है। 1.5 करोड़ इंसानों का मतलब क्या है? अगर 1.5 करोड़ इंसान जो हैं, अगर कश्मीर की पूरी आबादी जो इस वक्त तक इंडिया के कैद में है और इंडिया के लॉकडाउन में, उसकी आबादी भी अब तक पूरी 1 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ से कुछ लाख कम ही है। लेकिन अगर किसी खित्ते से पूरी की पूरी आबादी, इतनी बड़ी आबादी ख़त्म हो जाए तो ज़ाहिर ख़तरे की बात तो है। अब हमें ये करना है कि हम इस एहतियात के साथ रहें कि हमने बचना है इसके साथ, लेकिन हमें एक नया वर्ल्ड आर्डर लाना होगा। और मेरा ख़्याल ये है कि दुनिया को स्ट्रगल की, बाकी रहने की, सोसाइटी के हुस्न की, खूबसूरती के नए मयारात बनाने पड़ेंगे। चले, नए मयारात तो लगाई साहब दुनिया को बनाने पड़ेंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस दिन से कोरोना आया है उस दिन से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक जंग सी छिड़ी हुई है। तो ऐसा आपको लगता है कि कोई ऐसी सियासी जमात भी है जिसने WHO की जो ये रिपोर्ट है, ऐसी रिपोर्ट्स पर कोई तवज्जो दी हो, या सिर्फ कोरोना को सियासी ख्याल है कि मुझे हुकूमत का हम कोई पेशीन गोई नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते हैं। अपोजिशन की तरफ से बारहा ताउन की बातें हुई हैं, बारहा उन्होंने ताउन की पेशकश भी की है, लेकिन हुकूमत हर मरतबा अपने तमाम लोगों को और अपने लोगों के ख़िलाफ़ होने वाले तमाम इल्ज़ामात को और तमाम शवाहिद को एक तरफ रख कर और एक तरफा तौर पर जो है वो अपोजिशन पर चढ़ाई कर रही है। अब आप देखें कि जनाब नए नए केसेस सामने ला रहे हैं। खुदा ने आपको एक इदारा बन गया है नैब का, जो इसने एहतसाब करना है, और मुहतसिब आज़म हैं जो इस मुल्क पर बैठे हुए हैं, जिसकी चाहें गर्दन पकड़ें और लिटा दें। वो तो इस काम के लिए हो चुके हैं, ये तय हो चुका है। इस वक्त चाहें नवाज शरीफ को पकड़ें, जब चाहें शहबाज शरीफ को पकड़ें, जब चाहें जरदारी को पकड़ लें, जिसको चाहें पकड़ लें, लेकिन हुकूमत की तरफ नहीं जाएंगे। उनकी तरफ जो है ठंडा ठंडा ऐसा ऐसा हाथ होंगे, किसी को हटाएंगे, फिर वो वज़ीर नहीं रहेगा, फिर वज़ीर बन जाएगा, फिर वापस अपने मनसब पर बैठेगा, फिर केसेस बनेंगे, फिर ख़त्म हो जाएंगे सारी। नैब के इदारे के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान में अपोजिशन पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया, जिसमें हमने देखा कि कोरोना के बारे में कोई पॉलिसी बनाई जानी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ इजलास में इल्ज़ाम तराशियाँ हुई। एक जानिब पूरी दुनिया कोरोना वायरस का शिकार है, दुनिया भर के हुक्मरान इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन लगारी साहब, हमारे हुक्मरानों की सियासी अना क्या इस बहरान से कहीं ज़्यादा है, जो इस मौके पर भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही? हमें समझ में नहीं आता है। हम सारी दुनिया को अलग देखते हैं, हम अमेरिका को अलग देखते हैं, हम चाइना को अलग देखते हैं, हम UK को अलग देखते हैं, हम इटली को अलग देखते हैं, हम फ्रांस को अलग देखते हैं, सारी दुनिया को अलग देखते हैं। हम मोदी को अलग देखते हैं, हम पाकिस्तान को अलग देखते हैं। पाकिस्तान का जो यहाँ बाबा आदम निराला है, यहाँ हमें सूरत यार समझ में नहीं आ रही है। हुकूमत क्या चाहती है, अपोजिशन के दिल में क्या है, उनके पाकिस्तान के बारे में तसव्वुरात क्या हैं, हमारे मुख्तलिफ़ इदारों की कारकर्दगी क्या है, हमारे मुख्तलिफ़ इदारे इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क के गरीबों के लिए, इस मुल्क के नादारों के लिए, इस मुल्क के उन लोगों के लिए जिनके पास आज रात का खाना नहीं है, उनके लिए क्या सोच रहे हैं। उनका अभी तक भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की गर्दन पकड़ने की बातें हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें हैं, एक दूसरे को बातों के ज़रिए पछाड़ देने की वो है सारी बातें हो रही हैं। यानी ये कि कभी कौमें मिल बैठती हैं, कभी बदतरीन बहरान आते हैं तो कौमें यकसुई के साथ बैठती हैं,
कौन सी ऐसी जंग है जिसमें इतने लोग अमवात का शिकार हुए हों? कौन सी ऐसी जंग है? यानी मैं नहीं कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान ने बड़े नुकसान उठाए हैं। पाकिस्तान ने ये दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमने 60-70 हज़ार के करीब कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अमेरिका ने जो अभी 82,000 की कुर्बानियाँ दी हैं किस लिए दी हैं? वो सारी चीज़ें उसने तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, ना वियतनाम की जंग में ना किसी और जंग में ये सारी सूरत हाल नहीं हुई थी। अब तो लगता है कि दुनिया एक नया वर्ल्ड आर्डर जो है वो दुनिया पर नाफिज होगा। अब पता नहीं वो कितने मसाइल को साथ लाएगा, कितनी उलझने लाएगा, कितने तकलीफ़ें लाएगा। अब जो है जिसके पास वो तो है उसके पास, जो जिसके पास कुछ भी नहीं है अब उसके पास और भी कुछ नहीं है। अब जिंदगी के इम्कानात कितने रह जाते हैं और मौत के इम्कानात कितने हैं, सारी चीज़ें अभी तो कुछ भी नहीं पता ना है कि लगाई साहब अपोजिशन वज़ीर आज़म को लापता अफराद की लिस्ट में क्यों ढूंढ रही है? तो वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट में तो आना चाहिए। ठीक है कि जनाब शहबाज शरीफ नहीं आए, इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। आपको अगर बहाने करने हैं कि जी मैं इस बीमारी की वजह से या उस बीमारी की वजह से या कैंसर की फलां दवाओं की वजह से इस वजह से मैं नहीं आ सकता हूँ, इस तरह की, तो फिर आपको रिक्वेजिशन के फार्म नहीं भरवाने चाहिए थे। रिक्वेजिशन पर अपने अपोजिशन लीडर्स को दस्तखत नहीं कराने चाहिए थे। आप अपोजिशन ने रिक्वेजिट किया इजलास, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को अपनी तमाम एहतियाती दावे के सदा मुकम्मल कवर होकर सर से पाँव तक मुकम्मल एहतियात के साथ और मास्क लगाकर, जिस तरह से हम लोग ये मास्क लगाकर बैठे होते हैं इस तरह से मास्क लगाकर, और आप आते इजलास के अंदर इजलास में अपनी बात करते, ये लीडर ऑफ अपोजिशन को भी करना चाहिए था। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान इस मुल्क को संभाल रहे हैं, इस मुल्क के जो चीफ एग्जीक्यूटिव के मनसब पर, चीफ एग्जीक्यूटिव के मनसब पर बैठे हैं, इस मुल्क को संभाल रहे हैं, उन्होंने ही संभालना है। अगर उन्होंने ही संभालना है तो फिर पाकिस्तान की फॉर गाड से आप किसी चीज़ की ओनरशिप लेते, इस मुल्क की ओनरशिप लें, इस मुल्क के अवाम की ओनरशिप लें, अपनी अना की ओनरशिप जो है उसको ना आगे रखें, आप इस मुल्क के लोगों की ज़िंदगी को ओनरशिप। बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन, नैब के इदारे की बात कर अक्सर सियासतदान सवाल उठाते हैं और कहा जाता है कि नैब इंतकाम की सियासत कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, आपको क्लिप दिखाते हैं। नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है और नैब सियासतदानों के कहने पर काम करता है। लगाई साहब, ये सारे इल्ज़ामात शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से नैब पर लगाए गए, क्या तासुर जाता है इन इल्ज़ामात से? नहीं, इल्ज़ामात अगर हकीकत पर मबनी हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हकीकत के बरक्स हैं तो फिर गलत बोल रहे हैं। लेकिन अब तक जो हकायक हैं वो तो यही है ना कि नैब जो है जब से ये वजूद में आया है, जब से इसके लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इसको शुरू किया था, तो उस वक्त एक ही तरीका तय पाया था, या इधर आओ और किंग्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करो और शहनशाह मुअज़्ज़म के दस्ते हक परस्त पर एक बोसा दो और कोर्निश बजा लाओ, अपनी गर्दन को नीचे करो, आंखें नीची करो और अपने आप को बिल्कुल सबमिट कर दो, ज़मीन पर गिर जाओ, अवाम की कोई बात ना करो, सिर्फ हुक्मरान की और हुक्मरान कसीदा खानी करो, तो फिर ठीक है, जाएं आप इस लाइन में लग जाएं, आप आगे जाकर वजारतें ले लें, सफारतें ले लें, कोई ओहदा ले लें। अगर आपने गर्दन ऊपर रखनी है, अगर आपने पाकिस्तान के अवाम की बात करनी है, पाकिस्तान के लोगों की बात करनी है, पाकिस्तान के मफादात की बात करनी है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करनी है, तो दूसरा रास्ता है, आप इस तरह से इधर इस रास्ते से चले जाएं, सीधे लॉकअप में और लॉकअप से जेल में चले जाएं। इस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि जो पहले नैब के सरबराह थे उनसे लेकर आज तक मौजूदा सरबराह जो हैं, ये कोई ऐसे मुंतकम मिजाज सरबराह आए हैं नैब के जिनके पास सिर्फ एक ही हरबा है कि जिसको देखो कि अपोजिशन में उसको उठाओ और जेल में डाल दो, और उसके बाद कोई बाद में अदालतों के रिमार्क सुने, आप अदालतों के ऑब्जर्वेशन सुने। सिंध हाई कोर्ट के, मैं कहता हूँ इस पर किताब बननी चाहिए। अच्छा। जो सिंध हाई कोर्ट की और लाहौर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं नैब के काम के बारे में, तो आप उनको पढ़ें। मैं नहीं समझता कि अगर इस मनसब पर मैं बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही मैं इंतहाई हकीर आदमी, अगर मैं भी होता तो मैं चुप करके चला जाता। यार ऐसे इदारे के सरबराह होने से क्या फ़ायदा जिसमें आपकी अपनी केसें चलें और आपकी अपनी बातें चलें और फिर भी आप कमाल से बैठे रहें और आप अपने तमाम के तमाम अमाल के साथ बैठे रहें, ये तो क्या बात। सही। कुछ नाज़रीन बात तालीमी निज़ाम के बारे में। पाकिस्तान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के जो तालिब इल्म हैं उनके पेपर्स इस बार नहीं होंगे और उनको अगली जमात में प्रमोट कर दिया जाएगा। हुकूमत ने क्या पॉलिसी बनाई है इस हवाले से, आपको क्लिप दिखाते हैं।
मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात और फैसला हो चुका है नाज़रीन, पेपर्स नहीं होंगे और अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। लगाई साहब क्या लगता है ये जो नया निज़ाम बना है इससे मेरिट की पासदारी हो सकेगी? मेरे ख्याल में कल जो इसकी वजाहत की थी जनाब शफकत महमूद साहब ने जब इस पॉलिसी का ऐलान किया था, तो जो बात सामने आई वो ये थी कि इम्तिहानात में जब बच्चे होते हैं जो अगर 11वीं में फ़ेल हो जाएं या 9वीं में फ़ेल हो जाएं तो अगली दफ़ा वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा अच्छे नंबरों के साथ पास होते हैं। ये मेरा अपना तजर्बा भी है कि मैंने ख़ुद देखा है बच्चों को कि वो बच्चे जो हैं अगले साल ज़्यादा मेहनत करके पिछली कमी को भी पूरा करते हैं। तो इस वजह से ये हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि उन बच्चों के इम्तिहानात जो पिछले पेपर में फ़ेल हुए थे, अगर वो अब जो है उनके खसूस कैटेगरीज बना दी गई हैं, उस हिसाब से उनके इम्तिहानात लिए जाएंगे। मेरे ख्याल में इसको और ज़्यादा वजाहत से बताने की ज़रूरत है। शायद इस वज़ीर तालीम जो हैं वो इसकी वजाहत करें, सूबाई वज़ीर तालीम या वफाक में जो तालीम का महकमा देख रहे हैं जनाब शफकत महमूद साहब, इसकी मज़ीद वजाहत करेंगे। वजाहत इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो तालिब इल्म पोजीशन होल्डर्स के उम्मीदवार थे उनका क्या होगा, उनकी किस तरह से परसेंटेज निकाली जाएगी और कैसे उनको पोजीशन दी जाएगी। आप पोजीशन मेरे ख्याल में इसको तो अब शायद हम बल्कि इस दफ़ा तो परसेंटेज का इशू भी शायद ना रहे कि इस बात को इस तरह से कंसीडर किया जाए। ये एक क्राइसिस है, देखें होता है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, ऐसा हुआ था, आज नहीं हुआ लेकिन 67 में ऐसा हुआ कि चीन के अंदर सकाफती इनकलाब चल रहा था, तालीमी इदारे बंद हो गए थे। और कितने बंद रहे, कितना अरसा बंद रहे आपको पता है? 67 से 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 तक। अच्छा 10 साल तक, 10वें साल जाकर खुले तमाम तालीमी इदारे बंद रहे। तो वहाँ पर स्पीड रुक गई क्या? लोगों की रफ्तार रुक गई, ज़िंदगी रुक गई? कुछ भी नहीं। उसके बाद तो फिर चीन ने जंप मारा, ऐसा जंप मारा है कि वो आगे निकल गया। डेंग शाओपिंग की सरबराही में आकर चीन ने तो कोई कमाल ही कर दिया, ऐसा बना दिया है कि जनाब दुनिया की इकनॉमी की टॉप इकनॉमी जो है उसमें पहुँच गया है। और दुनिया की इस वक्त कहा जाता है कि सेकेंड लार्जेस्ट इकनॉमी है, लेकिन वो तमाम प्रोडक्शन, तमाम इंडिकेटर ये बताते हैं कि वो तो फर्स्ट लार्जेस्ट इकनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। तो चीन तो इस जगह पर खड़ा हुआ है। लेकिन अब एक कोरोना की वबा है जिसने सारे के सारे ये ख्वाब और तखमीने और अंदाजे जो हैं उनको बहुत पीछे धकेल दिया। अब अवलियत जो है वो इसको आ गई है, जंगें जो हैं वो भी पीछे रह गई हैं, अब एक जंग रह गई है। अब देखें अब जो नई चीज़ें आती हैं वो क्या हमें बताती हैं। लेकिन लगाई साहब एक और कन्फ्यूजन ये है कि जब सारे तालिब इल्म जो हैं वो इंटर में पास हो जाएंगे तो क्या जामियात में इतनी गुंजाइश होगी कि सबको दाखिले मिल सकें? मेरे ख्याल में फिर वो एक मेरिट सिस्टम होगा, फिर टेस्ट सिस्टम होगा। अब फिर टेस्ट कैसे होंगे? क्या कोरोना उस वक्त चला जाएगा? बाज़ इदारे ऐसे होते हैं जो अगस्त में, सितंबर में जो है वो अपने क्लासेस स्टार्ट करते हैं, वो टेस्ट लेते हैं और एडमिशन्स करते हैं। इस तरह से जो है बाज़ तालीमी इदारे जो हैं वो जून जुलाई में छुट्टियों के दौरान ही अपने एडमिशन्स के लिए जो है वो ले लेते हैं लोगों को और उनका सिलेक्शन होता है। बाज़ तालीमी इदारे हैं जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो सरकारी इदारों में जाते हैं। एक ज़माना होता था, दौड़ लगी होती थी कि जी PCH में जाना है, जी सेंट जोसेफ में जाना है, जी फलां स्कूल में जाना है। बच्चों का पूरा एक वो होता था। अब क्या होता है, कौन से बच्चे कौन सी क्लास में जाते हैं, किस तरह से वो पहुँचते हैं, ज़ाहिर है एक प्रॉब्लम तो रहेगी। एक प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। जाना मत, ये बॉल नजर नहीं आई आपको? बहुत आना इस्लामाबादी का जीत गए 10 लाख रुपए से पूरे। गोलगप्पे गोलगप्पे गोल अरे दारिल का शो है यार, तुम तो ड्रामा कर रहे हो बीच में यार। छोड़े दे आप मुझे। हाथ ऐसे करना सोशल डिस्टेंस नहीं होता, दूर होना होता है। जीत गया। गेम शो ऐसे चलेगा लीग रोजाना 7:30 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।